देखिए मोहित, मेरी पोजीशन इस पर पिछले साल जनवरी से वो एक ही है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो थी ये पाकिस्तान के मुफाद में उस वक्त भी नहीं थी और आज उसके असरात सामने हैं। हॉट मनी आई और मैंने कहा था ये हॉट मनी ने 1999 में भी ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बनाया था। ये अभी भी यहाँ पर इस वक्त जो पैसा अंदर पड़ा हुआ है ये बेतहाशा सूद कमा रहे हैं। हमारे बजट में, हमारे पाकिस्तान की फेडरल बजट में इस साल 1000 अरब रुपया फालतू इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से सूदखोरों को, बैंकों को, बाहर के डिपॉजिटर्स को जा रहा है। ये देखिए, आप एक तरफ ये चीज देखें, दूसरी तरफ ये देखें। कुछ हमें अंदाजा है कि ये बाहर के डिपॉजिटर्स जिन्होंने ये $3 बिलियन रखा हुआ था पाकिस्तान में हॉट मनी का ट्रेजरी बिल में और पीआईबी में, ये कौन थे? इनकी शनाख्त, इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये देखें डॉक्टर मरीद, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन है जो इस वक्त पड़ी हुई है, वहां पर अभी तक टेक अप नहीं हुई है, ना ही रिजेक्ट हुई है। इंशाल्लाह जब होगी उसमें हमने कहा हुआ है कि हमें बताएं। ट्रांसपेरेंसी जो है इसके अंदर बहुत ही लाजमी है, हमने वो देखना है। लेकिन देखिए, एक तो ये पता लगाना है कि किसने किया, लेकिन हमें पता है कोई तो कमा रहा है। ये हमारी जमहूरी हुकूमत, ये रियासत मदीना को कॉपी करने वाली हुकूमत सूदखोरों को इतना पैसा दे रही है और दूसरी तरफ मईशत को तबाह कर रही है। इस इंटरेस्ट रेट से सिर्फ बजट पे पैसा नहीं जाया हो रहा 1 अरब, देखिए इंटरेस्ट पर तो 3000 अरब लग रहे हैं, लेकिन इस बढ़ाने से 1000 अरब फालतू लग रहा है। और उससे सिर्फ वो नहीं हो रहा, तमाम बिजनेसेस बंद हो रही हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कोरोना के क्राइसिस की इब्तिदा पर ही पाकिस्तान की मईशत को इतना कमजोर कर दिया गया है जैसे कि एक टीबी का मरीज कोरोना की बीमारी लगने से पहले हो, कि अगर उसको अब कोरोना हो गया वो तो बचेगा नहीं। हमारी मईशत के ऊपर देखिए, बात सुने, मैं एक छोटी सी बात डॉक्टर सलमान, हेलो जी मैं कह रहा जी बात मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने आज फौरन इंटरेस्ट रेट को 6-7% पर लाएं ताकि कम से कम हम सांस लेने लगे। और मैं अपना पहला वाला पॉइंट दोबारा दोहराता हूं कि इस वक्त लॉकडाउन लोकल कम्युनिटीज का होना चाहिए, जहां पर ये छोटे छोटे कस्बों का होना चाहिए जहां पर ये वायरस नमूदार होती है। पूरे मईशत को आज लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। ये आप सारी दुनिया की एक्सपीरियंस से सीखिए कि अभी पाकिस्तान। रुकिए मेरे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये क्या वजह है? डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये क्या वजह है कि $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस या शख्सियात जो हैं वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, गालिबन ज़्यादा बरतानिया में हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी पाकिस्तान में किसी को मालूम नहीं? इसकी क्या वजह है? देखिए, आई थिंक ये तो सैकड़ा अकाउंट्स में पैसे जब आते हैं तो उससे पता लग जाना चाहिए कि किन के हैं, बट ये सेंट्रल बैंक जो है हो सकता है इनकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन आई थिंक द इशू जो है ना इस वक्त वो इससे अब बहुत आगे निकल गया। इशू इस वक्त है कि आपका लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा इनकम लॉस हो रहा है और इनकम लॉस की वजह से देयर इज अ डिमांड लॉस। सो सप्लाई और डिमांड बिल्कुल आउट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल से बिल्कुल हट गई है। अब आपको बेसिकली फ्रॉम अ स्क्रैच आपने ये सारी चीज़ों को बहाल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कहते हैं कि जान है तो जहान है, पहले आपने ये वायरस को कंट्रोल करना है। उसका मतलब ये है कि आपको बहुत स्मार्टली टेस्टिंग करनी पड़ेगी और जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आपको बिल्कुल लॉकडाउन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो रूरल सप्लाई चेन है, फॉर्चुनेटली वहां पे अभी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको हम डिसरप्ट कर दें। रूरल सप्लाई चेन में व्हीट हार्वेस्ट है, उसके बाद नई क्रॉप्स लगनी है, उन्होंने मंडियों में आना है, मंडियों से आपकी टेबल तक पहुंचना है। तो ये सारी डेयरी हो, मीट हो, व्हीट है, आटा है, सब्जियां हैं, ये बिल्कुल हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 90% डोमेस्टिक डिमांड पे चलती है और डोमेस्टिक डिमांड की को जो क्लैप्स है वो अब सेंट्रल बैंक ने और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलके उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करना है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 6 से 7% जीडीपी का इस अमल पे लगाना पड़ेगा, तकरीबन $20 अरब के करीब। बट ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज आपको करनी पड़ेंगी जो आई थिंक सेंट्रल बैंक को क्रिएट करना पड़ेगा इतना कुशन
फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ड्राफ्ट्स की जो ओवरड्राफ्ट्स की लिमिट्स हैं वो कई गुना ज्यादा करनी पड़ेंगी ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये काम कर सकें कि लोगों को रोजगार भी पहुंचा सकें, उनकी इनकम लॉस को भी कॉम्पनसेट कर सकें, और पर्टिकुलरली एसएमईज जिनके इस वक्त बंद हो गई हैं सारी चीजें, उनके ऑर्डर्स भी चले गए हैं, उनको दोबारा रिवाइव करना, क्योंकि वो तो बैंकों से ऑलरेडी उनको कुछ नहीं मिलता। सो उनको आपको स्पेशल फंड्स उनके लिए क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो अपने जो 100, 200, 500 मियां अंजुम निसार साहब क्या करना होगा, जरा रुके मेरे साथ। मियां अंजुम निसार साहब, आप बिजनेसमैन हैं, आप फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं, क्या करना होगा? देखिए जी, इस वक्त जो लिक्विडिटी क्रंच मौजूद है और हमारे जो सनतकार हैं, हमारे जो ताजर हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने जो यूटिलिटी बिल्स और ये सारी चीज़ें इस वक्त मौजूदा वो पे करने से कासर हैं, क्योंकि हर चीज़ स्टैंड स्टिल पे आ गई है। और एक तो गवर्नमेंट देखिए, जो सारी दुनिया ने अपने इकॉनमी को स्टिमुलेट करने के लिए उसमें पैसा इंडक्ट किया है, और गो के ठीक है हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री को और ट्रेड को हम इस लेवल पर ज़रूर रखें ताकि जैसे हम कोरोना पीरियड से बाहर आएँ हम कोलैप्स ना कर जाएं, हमारा सिस्टम इंटैक्ट हो ताकि हम उससे आगे बढ़ें। इस वक्त हम यही गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो भी हैं इनको डेफर करें आप, और कोरोना पीरियड से रिलेटेड जितना पीरियड भी है इसका जो मार्कअप है आप उसको ख़त्म करें। बाकी स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्सपर्ट ही बिठाए जाते हैं और इसलिए बिठाए जाते हैं कि वक्त पड़े तो वो इंटरवीन करें, उनको पता होना चाहिए कि किस वक्त इंटरवीन करना है। सिर्फ खामोश तमाशाई बन के सिर्फ लहरें गिनने से गुजारा नहीं होगा। दे हैव टू इंटरवीन, दे हैव टू जंप इनटू द मार्केट, और जहाँ स्पेकुलेशन या जहाँ गड़बड़ हो रही है उस पीरियड को ये कंट्रोल करें ताकि फर्दर हम किसी पैनिक में ना आए और फर्दर किसी अपना नॉर्मल सिचुएशन में एंटर ना हो। अकील करीम दैदी भाई, आप चूंकि इसको सपोर्ट करते रहे, ये तो समझा दें हमें कि इसका नेट इफेक्ट क्या निकला है सारे पैसे का, ये तो चला गया। पहले हेलो जी 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 प्लीज, हेलो, क्विक कमेंट सर, क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। डॉक्टर जुबैर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंटरेस्ट रेट हमारा 6.25% पॉलिसी रेट था, जब 13.25% हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी बोरोवर है, और ये जो 1000 अरब कह रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है 1000 नहीं 1500 अरब का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टीका लगता है जो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। लेकिन शायद मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट बढ़ाए हैं उसकी वजूहत भी थी। वजूहत ये थी कि हमारे इन्फ्लेशन का फिगर बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर आ रहे थे, तो उनका ये ख्याल था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो वो ज्यादा डैमेज कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अब टाइम अच्छा मिला हुआ है, इन्फ्लेशन अब आपका नीचे आना शुरू हो गया, और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा स्पेस मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम करने का सबसे बड़ी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और इस वक्त भी हमारा पॉलिसी रेट 11% है। मैं ये समझता हूँ कि आज इन्फ्लेशन के नंबर आए जो 10% आए, और आने वाले दिनों में अभी इसमें रेंटल इंक्रीज दिखाया, उसको भी अगर सही कर लेते तो ये 9% पे इन्फ्लेशन के नंबर आज भी आ जाते। तो आने वाले दिनों में ये इन्फ्लेशन के नंबर और नीचे आएंगे। तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि फिलहाल अपने इंटरेस्ट रेट को जरूर नीचे लाना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को कम्पीट भी करना है दुनिया की इंडस्ट्री से। आप ये देखें कि इंडिया में 4.25% इंटरेस्ट रेट है, बांग्लादेश को कंपेयर करें तो हमें भी अपने बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, और सपोर्ट अगर हम इंटरेस्ट रेट की तरफ से करेंगे ना तो उससे ग्रोथ आएगी तो उससे बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे इस पे मुझे ब्रेक लेने दें। इस पे अकील करीम साहब इस पे फिर बात करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। शायद जंग होती तो हमारी मईशत को इतना खतरा ना होता, लेकिन एक वायरस ऐसा चिमटा पूरी दुनिया को हमें कि उसने बिल्कुल हमारी मईशत के लिए बहुत बड़े खतरात पैदा कर दिए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि अब करना क्या होगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूँ मीर मोहम्मद अली खान साहब की तरफ। खान साहब, वक्फे से पहले जब आपसे बात हुई तो आपका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि हॉट मनी एक फिक्शन है बहुत हद तक, जिसको पाकिस्तान में लोगों ने ओवरसेल कर दिया है, बिजनेस ने या मीडिया ने कर दिया है। ये बताइए कि जहाँ भी इस तरह से पैसा आता है, क्या उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होती दुनिया में कहीं पर भी? कभी ये $3 बिलियन पाकिस्तान में सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट की किसने थी? एब्सोल्युटली पता होती है, और पता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए तो मैं 100% कहूँगा, बिल्कुल पता होती है। ये कोई कैश
कोई बैग में ला के थोड़ी देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। देयर इज KYC रूल, देयर आर KYI रूल, ड्यू डिलिजेंस होती है, क्योंकि ये लार्ज सम्स होते हैं और ये फॉरेन एक्सचेंज में आता है, और अगर ये डॉलर में आता है तो ये बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से होता हुआ आ रहा है, तो वहां से फिर इसका रिकॉर्ड होता है। ये ट्रांसपेरेंसी तो हमारे पास हमेशा से होनी चाहिए। हमने कितने जब बॉन्ड्स बेचे, बिल्कुल सही, फ्लोट किए हमने बॉन्ड्स, तब भी हमने नहीं पता था कि किसने खरीदा। अभी हॉट मनी आई है तो हमें ये भी नहीं पता कि किसने खरीदा। ये तो मैं पहली मेरी डिमांड होगी हुकूमत से कि इसको, और इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस होती हैं, उमूमन इंडिविजुअल्स कम होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, दूसरी कंपनीज होती हैं जो जिन ममालिक से वो पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड खरीद रही है या ट्रेजरी बिल खरीद रही है, उनको अपने मुल्क में तो उसको डिक्लेयर करना ही पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी की इन्वेस्टमेंट फील्ड में ऐसी नहीं है कि आप एक बिल्कुल सही है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में बहुत से बिजनेस के जो हलके हैं वो ये कहते हैं कि अब ये मालूम तो होना चाहिए कि ये कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज थी जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की थी और अब ये पैसा निकाल रहे हैं। जाहिर है स्टेट बैंक को पता होगा, फेडरल अमेरिकन जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी पता होगा, लेकिन यहाँ किसी को 100% पता होना बिल्कुल चाहिए। लेकिन यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता है, यहाँ भी सबको आप समझते हैं पता है। अकील करीम दरी साहब आपको पता है? पता है।